अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज मैं पीबीएस क्लास 12 में सब्जेक्ट फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करने के लिए आपके सामने यहाँ पे हाजिर हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि 1 घंटे के अराउंड हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर ले और आपके नोट्स बड़ी खूबसूरत अंदाज में बन जाए। तो विदाउट एनी डिले हम सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करने लगेंगे। दैट्स व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट होता है? वो करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो टाइम के साथ विच चेंज इट्स पोलरिटी विद टाइम, जो टाइम के साथ अपनी पोलरिटी चेंज कर ले। यानी एग्जाम्पल दूंगा ऐसे, अगर करंट और टाइम का ग्राफ इस तरह दिख रहा है, ठीक है ना, तो करंट अभी जीरो है, अभी करंट बढ़ गया, फिर जीरो आया, फिर करंट ने अपनी डायरेक्शन बदली, मींस पोलरिटी बदली। अभी इसकी ये पॉजिटिव पोलरिटी है, अब ये नेगेटिव पोलरिटी है। ऐसे करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और अगर वोल्टेज अपनी पोलरिटी बदलेगा उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और यहां मैं बता के दूं आपको, जो अल्टरनेटिंग करंट है, जैसे मैंने करंट बनाया, ये मैंने यहां साइनोसाइडल वेव ली। ऐसा जरूरी नहीं कि अल्टरनेटिंग करंट सिर्फ ये है, आपकी स्क्वायर वेव ऐसी भी हो सकती है, ठीक है ना, आपकी ट्रायंगुलर वेव ऐसी भी हो सकती है। यानी जब भी पॉजिटिव पोलरिटी और नेगेटिव पोलरिटी आएगी ना, उस करंट का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो जनरल इक्वेशन है, आई मीन टू से, जो साइनोसाइडल कर्व है, जो साइन, जिसका ग्राफ साइन ग्राफ आता है या कॉस ग्राफ आ सकता है, उसके लिए करंट के लिए इक्वेशन है आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आई है करंट। सर कौन सा करंट? किसी भी टाइम का वैल्यू डालो, उस टाइम पे आप करंट का वैल्यू ले सकते हैं, और ये करंट है, इसका इंस्टेंटेनियस करंट, यानी दिस द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी टाइम टी, इंस्टेंटेनियस करंट। और आई नॉट है इस करंट का पीक वैल्यू, दिस पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओमेगा इसका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और 1 बाई कैपिटल टी होता है फ्रीक्वेंसी एफ। यानी जो टी होता है वो इस एसी का टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड हो गया वो टाइम जिसमें एक साइकिल पूरा हुआ। यानी अगर मैं यहां तक बोलूंगा टाइम, यहां तक एक टाइम पीरियड, एक साइकिल पूरा किया हुआ है, और यहां जो टाइम का वैल्यू है वो हाफ साइकिल पूरा हुआ है, तो टी बाई 2 आएगा। और एफ इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हो गया नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी हो गया नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, और ओमेगा का है रेडियन पर सेकंड, टाइम पीरियड का है सेकंड। ये एसी के बारे में मैंने जनरल इंफॉर्मेशन आपको दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, derive the expression for the root mean square value of alternating current या alternating voltage। यानी alternating current अगर हो या alternating voltage का, उसका root mean square value हमें निकालना है, that is RMS value। For example, मैं ले रहा हूं for AC, मैं कोई AC लूंगा जिसकी इक्वेशन आएगी I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका इनिशियल फेज जो फाई था उसको मैंने जीरो माना। I is equal to I naught sin omega t. Let this be equation first. Now, IRMS वो होता है, आप पहले करंट का रिवर्स ऑर्डर में पढ़ो। करंट को स्क्वायर चढ़ाओ, चढ़ाया स्क्वायर, फिर उस स्क्वायर का निकालो मीन, मीन हो गया उसका एवरेज, ये सिंबल है एवरेज। अभी एवरेज किसका निकाला हमने?
करंट का नहीं, करंट के स्क्वायर का। तो स्क्वायर भी आया, फिर उसका मीन भी निकाला, और अब ऊपर डालो रूट, तो ये रूट मीन स्क्वायर का सिंबल है। और मैथमेटिकली रूट मीन स्क्वायर, अब तो रूट डालो, ठीक है ना। अभी मीन निकालना है किसका, आई स्क्वायर का। अभी करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो आई स्क्वायर भी टाइम के साथ चेंज होगा, और किसी का मीन निकाला जाता है ऐसे। मुझे मीन निकालना है, मुझे पूरे साइकिल के लिए जीरो से कैपिटल टी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मीन, बट हियर आई एम कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ आई, but I have to calculate the mean of I square. So I will write here I square dt by integration of dt. Now this is equation second. अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में डालूंगा, ठीक है ना। तो फिर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा और मुझे आई आर एम एस का वैल्यू आएगा, इंप्लाइज। ये बहुत ही अच्छा तरीका है इसको डिराइव करने का, और आसान भी है। रूट ऑफ, देखो जीरो से टी तक आई स्क्वायर के बदले आएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आएगा टी, लिमिट लगेगा जीरो से लेकर कैपिटल टी तक, वाई का बराबर इंप्लाइज आई आर एम इज इक्वल, देखो आई नॉट जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, पीक वैल्यू, ठीक है ना। आई नॉट इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, और आई नॉट का रूट जो आई नॉट इंटीग्रेशन से बाहर निकालेगा, और यहां रूट है, तो ये आई नॉट स्क्वायर बाहर निकला। इंटीग्रेशन जीरो से टी तक किसका निकालना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाय डी टी की इंटीग्रेशन टी आई थी, अपर लिमिट आएगा टी, टी माइनस जीरो, दैट्स टी। अब देखो आई नॉट स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल होगा, आई नॉट रूट से बाहर जाएगा, तो मेरा आई आर एम इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा आई नॉट रूट से बाहर चला गया, अब रूट पे रहा इंटीग्रेशन जीरो से टी तक, यहां है साइन स्क्वायर ओमेगा टी और फिर है डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन आया था जिसको हमने सॉल्व करके टी निकाला। अब देखो हमें पता है कि जो हमारा कॉस ऑफ टू थीटा है वो बराबर होता है 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, वो आएगा 1 माइनस, इसको यहां ले जाएंगे 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है वो 1 माइनस कॉस टू थीटा अपन टू आएगा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले ये है। अब यहां क्या है, अभी यहां देखो इससे पहले स्लाइड में यहां है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बदले मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस टू थीटा, तो 2 ओमेगा टी आएगा, और डिवाइडेड बाय आएगा 2, ठीक। इंप्लाइज आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट देन रूट ऑफ, देखो यहां पे अलग लिखूंगा, पहले जीरो से टी तक 1 डी टी दैट्स डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी डी टी फ्रॉम जीरो से टी डिवाइडेड बाई, यहां टी है और ये 2 इसके साथ है, 2 यहां पर है, बिकॉज 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और 2 यहां पे आएगा टी के साथ। नाउ आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का आएगा टी, वो आएगा टी माइनस जीरो, दैट्स टी माइनस। अब देखो यहां पे क्या बचा, यहां बचा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से अब मैं साइड कैलकुलेशन ऐसे करूंगा, साइड कैलकुलेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से टी तक कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, वो आएगा साइन 2 ओमेगा टी, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन इसका 2 ओमेगा आएगा, वो इसको डिवाइड हो जाता है,
वो 2 ओमेगा इसको डिवाइड होता है, और लिमिट देना है मुझे 0 से t तक, वो आएगा 1/2 ओमेगा बाहर, लिमिट मुझे देना है t को, ठीक है ना, वो आएगा साइन ऑफ ट्वाइस ओमेगा इंटू कैपिटल टी माइनस साइन ऑफ ट्वाइस ओमेगा ओमेगा इंटू 0, वो आएगा 1/2 ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा होता है 2 तो 2 है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू आया कैपिटल टी माइनस 2 ओमेगा को 0 से मल्टीप्लाई दे दो, वो साइन ऑफ 0 आता है। अच्छा देखो, टी और टी कैंसिल हो गया, यहां पे बचा 1/2 ओमेगा साइन ऑफ 4 पाई माइनस साइन ऑफ 0, और आपको पता है साइन ऑफ n पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 0 पाई, वो सारा 0 ही होता है, और साइन ऑफ 0 भी 0 होता है, तो 0 माइनस 0 इज 0, और इसके साथ मल्टीप्लाई देगा, ये इंटीग्रेशन 0 आएगी। ये मैंने साइड कैलकुलेशन की, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखूंगा, यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t तक cos 2 ओमेगा t dt, ठीक है ना। इसको मैंने फॉर एग्जांपल इक्वेशन 3 दिया, इसको मैंने इक्वेशन 4 दिया, मैं लिखूंगा पुट 4th इन 3rd, यहां लिखूंगा मैं पुट 4th इन 3rd। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू तो 0 आएगा, माइनस 2t। अब देखो IRMS का वैल्यू कितना आएगा, I0, t और t कैंसिल होगा, डिवाइड बाय रहेगा खाली √2, सो IRMS का वैल्यू आया I0/√2। और याद रखा जाए, अगर आपको बोला जाएगा कि आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज का VRMS निकालो, यहां मैं लिखूंगा सिमिलरली VRMS² आएगा बराबर V0 मींस पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय √2। उसके लिए डेरिवेशन अगर पूछी जाए तो क्या करोगे, बिल्कुल 100% यही डेरिवेशन है, सिर्फ एक चीज करोगे आप, यहां लिखोगे V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t, फिर लिखोगे V का RMS, यहां पे V आएगा, यहां पर V आएगा, यानी जहां पर भी मैंने I लिखा वहां V लिखोगे, जहां पर मैंने I0 लिखा वहां V0 लिखोगे। मेरी बात अच्छी तरह से सुन लेना, जहां पर भी I लिखा है वहां V लिखना, जहां पर I0 लिखा है वहां V0 लिखो। उसके बाद बिल्कुल 100% यही स्टेप्स है, लास्ट में I0/√2 के बदले आएगा V0/√2। हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन AC अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। असल में यहां पर ना कोई वन लाइन का या शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। AC अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, यानी फेज डिफरेंस, किसमें करंट और वोल्टेज में कितना होता है, कौन लीड करता है, कौन लेग करता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी, उसका ग्राफ क्या आएगा, ये सारे क्वेश्चन को जमा करके ना ओवरऑल तो टॉपिक यही बनता है। इसमें से आपके बहुत सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन निकल सकते हैं, जिनमें कोई आ भी सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा, देखो अच्छी तरह से, मैं यहां पे लिखूंगा AC अप्लाइड अक्रॉस रजिस्टर, फिर AC अप्लाइड अक्रॉस कैपेसिटर, फिर AC अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टर। यानी यहां पे एक रेजिस्टर बनाओ जिसकी रेजिस्टेंस R है, उसको एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दे दो ऐसे, यानी AC अप्लाई किया गया है अक्रॉस रेजिस्टर। यहां पर एक कैपेसिटर बनाओ जिसकी कैपेसिटेंस C है, और इसको कनेक्ट कराओ AC सोर्स के साथ, सो इट इज AC अप्लाइड अक्रॉस कैपेसिटर। और यहां पर एक इंडक्टर है, यानी एक कॉइल है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस L है, ठीक है, और इसको हमने जोड़ा है एक AC के साथ। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने AC इनपुट दिया है वो तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ही, खुद सिंबल बता रहा है, वो मैंने दिया
V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पर भी मैंने दिया V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पर मैंने दिया V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। असल में हो सकता है V इज इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव कुछ भी हो सकता है, मैंने फाइव जीरो लिया, लेने में क्या हर्ज है। अब देखो क्या होगा, यहां जो करंट के लिए एक्सप्रेशन आएगी आई, वो आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां जो करंट के लिए एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहां जो करंट के लिए एक्सप्रेशन आएगा डेरिवेशन के बाद, जो आपको करनी नहीं है, वो आएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब ये है, देखो यहां साइन ओमेगा टी है, यहां पर भी साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब ये है वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस यहां पर जीरो है, यानी इन केस ऑफ रेजिस्टर द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो, यानी हियर। और एक पॉइंट पहला पॉइंट बताइए मैंने डायग्राम बनाई। दूसरा पॉइंट में इसको मेंशन करूंगा, तीसरा पॉइंट यहां मेंशन करूंगा मैं। हियर फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज ZR जीरो। यहां पे देखो आप, यहां पे ओमेगा टी है, करंट में ओमेगा टी प्लस 90 है, मींस फेज डिफरेंस 90 है, और करंट का फेज ओमेगा टी प्लस 90 है, मींस करंट का फेज ज्यादा है बाय 90 एज कंपेयर टू वोल्टेज। तो करंट लीड कर रहा है, इसका फेज ज्यादा है, तो हम लिखेंगे हियर करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू, दैट्स 90। और यहां पर तीसरा पॉइंट, जो करंट है वो लैग कर रहा है वोल्टेज को बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90, यानी यहां करंट का फेज कम है, लैग कर रहा है एज कंपेयर टू वोल्टेज। तीसरा हियर जो यहां अपोजिशन टू करंट है, उस अपोजिशन का नाम है रेजिस्टेंस। यहां पर यहां जो अपोजिशन है टू फ्लो ऑफ करंट, उसका नाम है XC। XC को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसका वैल्यू होता है बराबर 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा अभी बोला गया, वो 2 पाई इंटू न्यू होता है इंटू सी। यहां से ये भी पता चला, यहां भी ये भी पता चला, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी अगर यहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ डाला जाए, वो ग्राफ ऐसे आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है। अब यहां देखो, यहां पर जो अपोजिशन आएगा, हियर जो अपोजिशन टू करंट आएगा, उसको डिनोट किया जाता है XL के साथ, और वो होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू न्यू इंटू आएगा एल। अच्छा, XL का नाम है यहां इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है अपोजिशन टू द करंट बाय इंडक्टर, opposition to the current by resistor is resistance, here it is capacitive reactance, here it is inductive reactance। और यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है, यानी अगर AC का फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाती है, तो XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। न्यू ग्राफ इसका ऐसे आता है। अच्छा, इसकी फेजर डायग्राम फिफ्थ, याद रखो साइन ओमेगा टी एक्सिस ये होती है, कॉस ओमेगा टी एक्सिस ये होती है। अगर हमें वोल्टेज दिखाना है, वह है V नॉट साइन ओमेगा टी, मींस ये साइन ओमेगा टी में मुझे दिखाना है, और ये कॉस ओमेगा टी होता है, तो V का कितना वैल्यू है यहां पर, यानी मैं वोल्टेज यहां दिखाऊंगा, ये साइन ओमेगा टी है, और करंट कहां है, वो भी साइन ओमेगा टी है, ये करंट यहां है। अब देखो वोल्टेज और करंट में एंगल कितना है,
दैट इज जीरो, यानी फेज एंगल जीरो है, मींस करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस जीरो है, ये फेजर डायग्राम कहलाती है। फिर अगर मुझे यहां करंट दिखाना है, पहले वोल्टेज दिखाना है, वोल्टेज है साइन ओमेगा टी वाली एक्सीस, ये साइन ओमेगा टी वाली एक्सीस है वोल्टेज, ठीक। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे वोल्टेज दिखाई इस तरह साइन ओमेगा टी। अगर मुझे करंट दिखाना है, करंट आएगा साइन ओमेगा टी को ऐड करना है 90, ये प्लस 90 है, प्लस 90 मीन्स मुझे साइन ओमेगा टी से एंगल को प्लस करना है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना होता है, और अगर माइनस करना होता है तो क्लॉकवाइज। यहां पर मुझे साइन ओमेगा टी को ऐड करना है 90, तो यानी मुझे एंटी क्लॉकवाइज, प्लस मींस एंटी क्लॉकवाइज, माइनस मींस क्लॉकवाइज, तो मुझे ऐसे जाना है 90, उस डायरेक्शन में मेरे पास करंट आएगा, करंट ऐसे मींस करंट का फेज वोल्टेज के फेज से 90 ज्यादा है। और वैसे भी तो मैं बोल के रखूं साइन ओमेगा टी प्लस 90 इज कॉस ओमेगा टी, इट्स कॉस थीटा, बिकॉज कॉस इट्स कॉस ओमेगा टी, और कॉस वाली लाइन ये होती है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर इसका फेजर डायग्राम बनाना है, वोल्टेज का तो आपने यहां दिखाया अभी, लेकिन यहां करंट लीड नहीं, लैग कर रहा है 90 से, यानी इसका फेज करंट का ओमेगा टी को माइनस करना है, माइनस मीन मुझे क्लॉकवाइज जाना है 90 से, तो यहां मैं वोल्टेज दिखाऊंगा। तो व्हाट इज द angle between voltage and current here? That's the phase angle, that's the phase difference. It is 90, here it is again 90, it is 0, but here current leads by 90, here current lags by 90। और यहां पर मैं और एक पॉइंट मेंशन करूंगा, शायद ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, जो हमारे पास एसी होता है, जो हमारे पास डीसी होता है फॉर कांस्टेंट डीसी, जो डीसी कांस्टेंट होता है उसकी तो फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, एक्स एल होता है ओमेगा एल, वो होता है 2 पाई न्यू इंटू एल, एक्स सी होता है 1 बाई ओमेगा सी, वो होता है 1 बाई 2 पाई न्यू इंटू सी। क्योंकि न्यू यहां पे जीरो है, मीन्स एक्स एल बना जीरो, सिंस यहां न्यू जीरो है मीन्स एक्स सी बनेगा इन्फिनिटी। इसका मतलब यह है फॉर कांस्टेंट डीसी एक्स सी इज इन्फिनिटी, यानी अपोर्शन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज इन्फिनिटी। दैट मीन्स इसका मतलब यह है जो हमारे पास कैपेसिटर होता है दैट ब्लॉक्स डीसी, वो डीसी को ब्लॉक करता है, और इंडक्टर ने इस डीसी को कोई भी अपोर्शन ऑफर नहीं की है तो ये वेलकम करता है उसको, यानी इसका मतलब यह है इंडक्टर ऑफर्स नो अपोजिशन टू कांस्टेंट डीसी। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ऐसी अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर को कंप्लीट किया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, एक्सप्लेन सीरीज एलसीआर सर्किट। ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें से कोई भी पार्ट आपको शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है या एज लॉन्ग आंसर पूरा सवाल ही पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैं इसकी सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, सबसे पहले मैं इसकी सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। देखो ये L है, ये C है और ये R है। अब मैंने क्या किया, मैंने AC अप्लाई किया तीनों को इकट्ठे और तीनों को जोड़ा सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल इसका V इधर लिखूंगा मैं, मीन अगर V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी लिखूंगा तो V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, V नॉट पीक वोल्टेज है, V नॉट बाई रूट 2 VRMS है। अगर मैं खाली V लिख रहा हूं तो ये मतलब होता है इसका VRMS वैल्यू, खाली V अगर लिखूंगा, यानी अगर V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वेशन नहीं लिखूंगा, अकेला V उसका VRMS वैल्यू होता है। बिकॉज आगे मैं बोलूंगा किसी का V पता चलेगा जब उसको मेजर करोगे, और AC इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं RMS वैल्यू, आगे ऑब्जेक्टिव पे मैंने इस पे दिया है। तो ये V मैंने अप्लाई किया, यानी नेट वोल्टेज मैंने V अप्लाई किया।
कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां आएगा और जिसको मैं VL कहूंगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां आएगा जो VC कहूंगा, और कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां आएगा जो हम VR कहेगा। अब करंट यहां से आया, जितना करंट आया सभी में सेम होगा बिकॉज ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर आपको नेट वोल्टेज निकालना है, सबसे पहले मैंने बनाया सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के बाद मैं बनाऊंगा इसकी फेजर डायग्राम, और फेजर डायग्राम से ही मैं इसको सॉल्व करूंगा। करंट तीनों में सेम है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा करंट ऐसे, लिखने में क्या हर्ज है, ये तीनों में सेम है। अगर मुझे फिर VR दिखाना है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वो भी मैं इसी डायरेक्शन में दिखाऊंगा। रीजन ये है क्योंकि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट में फेज एंगल 0 है। अगर मुझे VL दिखाना है वो मुझे यहां दिखाना पड़ेगा। सर क्यों? बिकॉज इंडक्टर में करंट लैग करता है और वोल्टेज लीड करता है। देखो ये वोल्टेज है, ये करंट के फेज से 90 लीड कर रहा है, क्योंकि इंडक्टर में करंट लैग कर रहा था बाई 90, तो वोल्टेज तो लीड करेगा 90 से और करंट लैग करेगा 90 से। और इसी तरह सेम लॉजिक से अगर मुझे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दिखाना है वो मैं ऐसे दिखाऊंगा। लेट में मान के चलो, मानने में क्या हर्ज है कि मेरा VL VC से ज्यादा है, यानी जो मैंने यहां पर वोल्टेज दिया इंडक्टर में वो कैपेसिटर से ज्यादा, तो इन दो का रिजल्टेंट तो ऊपर आएगा, वो तो यहां आएगा। सर ये कितना होगा? फिर ये होगा VL माइनस VC, और यहां पर कितना है? यहां पर है VR। अब मुझे तीनों का रिजल्ट निकालना है, VL VC VR। तो मैं किरचॉफ लॉ के हिसाब से इसको नहीं लिखूंगा, दिस इज इक्वल दिस प्लस दिस प्लस दिस, दीज आर नॉट स्केलर्स हियर, दे इन्वॉल्व फेज, दे आर फेजर्स। अगर मेरे पास DC होता तो मैं सिंपल लिखता, जितना वोल्टेज ड्रॉप यहां होता वो इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस। नाउ यहां पर ऐसी कहानी नहीं है, देखो यहां फेज एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब क्या है, इन दो का रिजल्ट मैंने निकाला VL माइनस VC, मुझे लेकिन तीनों का चाहिए। अब इन दो का मुझे इसके साथ चाहिए, थोड़ा देखो आराम के साथ। यहां पर मेरे VL माइनस VC, यहां VR है, तो इनका रिजल्ट तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये अब VL माइनस VC और VR मींस VL VC और VR तीनों का है, जिसको मैं V से डिनोट करूंगा, और जो इसके साथ एंगल बनाता है उसको मैं फाई कहूंगा, यानी दिस इज द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ऑब्वियसली हियर वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय फाई, इट में लैग। अगर VL VC से कम होता तो इन दो का रिजल्ट यहां आता, तो फिर यहां पर ऐसी नेट आता, तो फिर ये एंगल यहां पे फाई बनता है, इसका मतलब करंट का फेज ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वोल्टेज। ये मैंने फेजर डायग्राम बनाई। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं? V नेट निकाला, कैलकुलेशन ऑफ V नेट। मैं बिल्कुल इसको स्टेप बाय स्टेप इसको पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। आप अगर पूरा एक्सप्लेन सीरीज एल सर्किट आएगा, आप बिल्कुल इसी तरह से लिखना, आपको बराबर मार्क्स आने वाले हैं। यहां पे देखिए, अब हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट वोल्टेज यानी V। मुझे पता है क्लियरली फ्रॉम फेजर डायग्राम, अगर आप फेजर डायग्राम को देखोगे मैं बता सकता हूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरा VL माइनस VC है और बेस मेरा VR है, वो आएगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। अगर मुझे V निकालना है, V आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास नेट वोल्टेज आया। इसके बाद पहले सर्किट डायग्राम, फिर फेजर डायग्राम, फिर वोल्टेज नेट। अब अगर मुझे यहां में कैलकुलेट करना होगा करंट, अच्छा ये नेट वोल्टेज का कौन सा वैल्यू है? RMS वैल्यू। तो जो मैं करंट निकालना वो RMS नेट मुझे निकालना है। देखो सिंस V का वैल्यू आया अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर,
देखिएगा आराम से, V होता है I इंटू आर, मगर मैं यहां लिखूंगा VR, ये रजिस्टर में होता है। V आएगा बराबर I इंटू XL, यह आएगा VL, और सिमिलरली VC आएगा I इंटू XC, यहां अपोजिशन R, यहां अपोजिशन इंडक्टिव रिएक्टेंस पड़ा है, यहां कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब यहां पर V आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ, यह आएगा I इंटू आर होल स्क्वायर प्लस I इंटू XL माइनस I इंटू XC होल स्क्वायर। देखो I स्क्वायर यहां कॉमन निकल के रूट से बाहर जाएगा, तो ये I बाहर आएगा, ऐसे आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यहां बचेगा XL माइनस XC होल स्क्वायर, यानी जो मेरे पास I आएगा वो आएगा V अपान यहां डिवाइड आएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद मेरा I भी निकला। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंपीडेंस। इंपीडेंस होता है रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का टुगेदर, इकट्ठे जो अपोजिशन होती है, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इंपीडेंस। इट इज द अपोजिशन offered to current by whole LCR circuit. It is given by Z is equal to, देखो Z मेरा अपोजिशन है, अपोजिशन क्या आता है, R होता है V बाय I, R होता है VL बाई इंटू I, XC होगा बराबर VC बाय I, मगर मुझे यहां Z निकालना है, वो आएगा V बाय I। हियर V का वैल्यू, सिंस अभी देखो आप, मेरा V का वैल्यू आया था I इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, तो V बाय I डिवाइड करोगे, आपको इंपीडेंस Z का वैल्यू V को डिवाइड I करोगे, वो आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख भी सकता हूं Z इज इक्वल अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL का वैल्यू आया था ओमेगा L, यहां आया था 1 बाई ओमेगा C होल स्क्वायर, दो में से कोई भी रिजल्ट ले लो। अच्छा, लास्ट में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फेज एंगल फाई, यानी जो मेरा सीरीज एलसीआर सर्किट है उसमें ये फाई जो निकला ना, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल, ये निकालना है। जरा आप टेन ऑफ फाई निकालो, टेन ऑफ फाई का परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मेरा आएगा VL माइनस VC, बेस आएगा VR, वो आएगा सिंस टेन ऑफ फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC बाई VR। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, VL आएगा IXL, VC आएगा I इंटू XC, VR आएगा I इंटू R, I कॉमन निकलेगा, I के साथ कैंसिल हो आएगा XL माइनस XC बाय R। ये मेरे पास टेन ऑफ फाई है, तो इंप्लाइज मेरा फाई आएगा tan इनवर्स ऑफ VL माइनस VC बाई VR, या वो बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC अपॉन R, दो में से कोई भी एक, इसका tan इनवर्स ले लो या इसका tan इनवर्स ले लो। तो ये हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट कंप्लीटली डिस्कस हो गया। नेक्स्ट, derive expression for the average power consumed in series LCR circuit। सबसे पहले मुझे इंस्टेंटेनियस पावर निकालना होगा, उसको इंटीग्रेट करके मुझे एवरेज पावर निकलेगा, और लास्ट में मुझे कॉस ऑफ पावर फैक्टर डिफाइन होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड से माना जाता था, शायद आज भी है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, मतलब डिफाइन पावर फैक्टर, ये शॉर्ट आंसर भी आ सकता है। सबसे पहले
मैं निकालूंगा इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक, सॉरी इंस्टेंटेनियस पावर। देखो पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है, यहां भी इंस्टेंटेनियस, यहां भी इंस्टेंटेनियस, और मुझे पता है V इंस्टेंटेनियस होता है, फर्क वो बराबर है V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जब I का वैल्यू था I नॉट साइन ओमेगा टी। मैं डायग्राम यही बनाऊंगा अभी, मेरी ये डायग्राम, ये मेरे पास इधर मेरे पास VR था, ये मेरे पास I था, ये मेरे पास VL था, ये मेरे पास VC था, ये मेरे पास VL माइनस VC था, और ये मेरे पास ये मेरे पास ये मेरे पास ये मेरे पास V था और V था, और यहां पे देखिए आराम के साथ आप, ये फाई यानी वोल्टेज का फेज करंट से ज्यादा है, और करंट मैं मानूंगा साइन ओमेगा टी, इसका साइन ओमेगा टी प्लस फाई मानूंगा। बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है और इंटीग्रेशन यूज करनी है, आपकी डेरिवेशन कंप्लीट। यानी इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक, इंप्लाइज इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल V नॉट I नॉट। देखो यहां आएगा साइन ए प्लस बी वाला रूल, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी यह आएगा मुझे साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाइव इंटू आएगा साइन ओमेगा टी। अब देखो इसके बाद आराम से देखो, P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल V नॉट I नॉट, साइन ओमेगा टी को इसके साथ ही मल्टीप्लाई दे दो, इसके साथ ही मल्टीप्लाई दे दो, ये आएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साथ में इसको कॉस ऑफ फाइव प्लस आएगा साइन ओमेगा टी, यहां पर है कॉस ओमेगा टी, और साथ में है, और साथ में इसको है और साथ में इसको है साइन ऑफ फाइव। देखो आराम के साथ, अगर मैं इसको डिवाइड 2 करूंगा तो मुझे मल्टीप्लाई भी 2 करना होगा, ताकि ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा मुझे साइन 2 थीटा के बराबर है। वी नो साइन थीटा ट्वाइस साइन थीटा कॉस इज साइन 2 थीटा, यहां बनेगा ट्वाइस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, दैट विल बी साइन 2 ओमेगा टी। यानी मेरे पास जो इंस्टेंटेनियस करंट आएगा वो आएगा V नॉट इंटू I नॉट इंटू आएगा पहले कॉस ऑफ फाइव लिखो, फिर आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहां आएगा साइन ऑफ ट्वाइस ओमेगा टी, साथ में लिखो साइन ऑफ फाइव डिवाइड बाई 2, इस तरह। लेट मी से दिस इक्वेशन नंबर 1 now by definition, now by definition जो मेरे पास एवरेज पावर होगा ओवर 1 साइकिल, पी एवरेज वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ पी आई डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। देखो ये एवरेज निकालने का तरीका है, अगर करंट का एवरेज निकालना है इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है किसी वेलोसिटी के साथ जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इंटीग्रेशन ऑफ वी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, वी डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब मुझे निकाला कंप्लीट साइकिल मीन 0 से टी तक, 0 से टी तक, इसको कहो इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में आप हमने पी आई का वैल्यू निकाला, उसको पुट करेंगे सेकंड में और फिर इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा। अब देखो आराम से, पुट फर्स्ट इन सेकंड, जब पुट करोगे तो एवरेज पावर निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ पी आई में आया था वी नॉट साइन नॉट वी नॉट आई नॉट, मुझे याद है, फिर है यहाँ पे साइन ऑफ सॉरी, फिर यहाँ है कॉस ऑफ फाइव, फिर है साइन ओमेगा टी,
फिर है यहां पर है साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, फिर है यहां पर साइन ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, और यहां आएगा ये पी आई का वैल्यू आया, यहां आएगा इसको साथ डी टी डिवाइडेड बाई आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी टी डी टी का। ये मैंने पी इंस्टेंट का वैल्यू डाला, पी इंस्टेंट का वैल्यू मैंने यहां से लाया, देखिए यहां से लाया, इक्वेशन फर्स्ट से लाया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। लंबा इंटीग्रल लग रहा है लेकिन इसको हम थोड़ा शॉर्ट बनाएंगे। तो वी नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन से बाहर, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है। देखो इंप्लाइज हमारे पास जो एवरेज पावर आएगा, वी नॉट बाहर है, आई नॉट बाहर है। देखो डिवाइडेड बाय था ना, डिवाइडेड बाय था इंटीग्रेशन ऑफ dt, वो तो बनेगा t, वो तो बनेगा t यहां पे। अब देखो यहां पर अब रहेगा 0 से t डिवाइड बाय इंटीग्रेशन, वो तो आया यहां t, यहां आया था हमें cos ऑफ फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको dt अलग प्लस 0 से t, फिर साइन ऑफ 2 ओमेगा टी साइन ऑफ फाई, इसको भी dt अलग, इसको भी सॉल्व करना है। देखो मैंने वी नॉट आई नॉट को बाहर निकाला, फिर इसको इंटीग्रेट करूंगा, फिर इसको इंटीग्रेट अलग अलग करूंगा, और यहां पर आरडी डिवाइड टू भी साथ है। देखो क्या मिलेगा, देखते हैं। पी एवरेज इज इक्वल वी नॉट आई नॉट बाई 2 टी। देखो ये यहां डी टी है, मीन जो कॉस ऑफ फाई है ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा। अब इंटीग्रेशन 0 से टी किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी आएगा, प्लस यहां पर साइन फाई कॉन्स्टेंट है, बाहर जाएगा साइन फाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक, इंप्लाइज पी एवरेज इज इक्वल वी नॉट आई नॉट बाई टी। देखो कॉस ऑफ फाई अपनी जगह, इसके बाद 0 से टी, अभी मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, मुझे पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अभी इससे पहले भी मैंने निकाला, वो होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू डाला यहां से यहां तक। फिर यहां डी टी साथ, देखो साइन 5 बाई 2 बाहर। अब देखो इंटीग्रेशन 0 से टी डालो ऐसे, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, इंप्लाइज पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट। ये स्टेप्स लंबे हैं लेकिन है आसान। यहां बचा कॉस ऑफ फाइव, अब देखो 2 भी यहां बाहर निकलेगा तो डिवाइड 2 आएगा। इसके बाद देखो इसके बाद मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt अलग है, माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t cos 2 ओमेगा t dt अलग है। 2 तो मैंने बाहर निकाला था अभी यहां तक, फिर प्लस साइन ऑफ 5 बाई 2 0 से t साइन ऑफ 2 ओमेगा t dt। अब क्या करोगे आप, यहां लॉन्ग ब्रैकेट, यहां आप लिखोगे वी नो, हम जानते हैं। हालांकि हम क्या जानते हैं, हमने अभी प्रूव करके दिया था कि इसकी जो इंटीग्रेशन है cos 2 ओमेगा टी डी टी की, वो तो 0 आई थी। यानी जो 0 से t cos 2 ओमेगा टी डी टी है वो तो 0 निकलेगा, और 0 से t साइन 2 ओमेगा टी डी टी वो भी 0 है।
क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हमें अलग इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ेगी बोर्ड्स में, मतलब लिखना तो कुछ फिक्स्ड है ना, तो आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट नहीं करोगे, आप इंटीग्रेट करके डायरेक्ट लिखो ये 0 है। तो अब इनके दो रिजल्ट्स वहां यूज कर लो, क्योंकि हमारा मकसद कुछ और ही यहां पर, यानी इसका वैल्यू 0 आया और इसका वैल्यू 0 आया, इसका वैल्यू 0 तो ये सारी टर्म कैंसिल और ये सारी टर्म कैंसिल। इसका मतलब है जो मेरे पास पी एवरेज आया वो आया वी नॉट आई नॉट बाई टी, यहां आएगा कॉस ऑफ 5/2 और ये टर्म 0, इसकी इंटीग्रेशन आएगी t माइनस 0 दैट्स t, डी टी की आएगी t, फिर t माइनस टी। अब देखो t और t मेरा कैंसिल हो जाएगा, मुझे पी एवरेज का वैल्यू वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 5 होगा, जिसको मैं लिख सकता हूं वी नॉट आई नॉट कॉस ऑफ 5। इस 2 के बदले में लिख सकता हूं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 ही होता है। सर लिखने का क्या फायदा, फायदा यह है कि जो मेरे पास पी एवरेज है वी नॉट बाई √2, हमें पता है वो वी आर एम एस होता है, आई नॉट बाई √2 होता है आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ 5, मेरी डेरिवेशन कंप्लीट। सो एवरेज पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट कंज्यूम्ड इज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ 5। यहां मैं लिखूंगा पावर, यानी देयरफॉर हमें निकला एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ 5 एंड दिस कॉस ऑफ 5 इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। यानी अगर हमें पावर फैक्टर डिफाइन करना है, पावर फैक्टर बाय डेफिनेशन कॉस ऑफ 5 बराबर होता है एवरेज पावर कंज्यूम कितना हुआ डिवाइडेड बाय वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इट्स द रेशियो ऑफ एवरेज पावर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ वी आर एम एस एंड आई आर एम एस। लेकिन यहां देखो आप, जो मेरे पास फॉर प्योर इंडक्टिव या कैपेसिटिव, अगर मेरे पास प्योर इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट होता तो फेज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जिसको हम वहां डेल्टा 5 कहते थे और इस सवाल में 5 कहते हैं, वो तो 90 था, चाहे लीड कर रहा है ले कर रहा है दोनों में, तो हमारे पास उसके लिए 590 है। देयरफॉर जो पावर फैक्टर आएगा कॉस ऑफ 5 का वैल्यू 90, कॉस ऑफ 90 बराबर है 0, मींस पावर फैक्टर इज 0 फॉर प्योर कैपेसिटर और इंडक्टिव सर्किट। देयरफॉर एवरेज पावर भी आएगा, जब कॉस ऑफ 5 ही 0 आया एवरेज पावर 0 आया, इसका मतलब यह है जो मेरे पास प्योर कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट होते हैं दे कंज्यूम नो पावर, वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करते। अलबत्ता अगर आप फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे, रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज 0 होता है। देयरफॉर जो मेरे पास पावर फैक्टर होगा वो कॉस ऑफ 5 होता है, 5 का वैल्यू यहां 0 है तो कॉस ऑफ 5 का वैल्यू कॉस ऑफ 0 दैट्स 1। यानी अगर पावर फैक्टर फॉर आपको बोला जाएगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए आप 1 है और कॉस का हाईएस्ट वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब एवरेज पावर मैक्सिमम, यानी इसका मतलब यह है देयरफॉर जो रेजिस्टिव सर्किट होते हैं दे कंज्यूम मैक्सिमम पावर, दे कंज्यूम मैक्सिमम पावर, और वो पावर वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस के बराबर है बिकॉज इसका वैल्यू 1 है। ये पावर फैक्टर के बारे में मैंने थोड़ी कहानी सुनाई। अगर डिस्कस करना है एवरेज पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट तो आप बराबर डेरिवेशन करके यहां तक एंड कर लेना। अगर डिफाइन होगा पावर फैक्टर या राइट शॉर्ट नोट पावर फैक्टर, आप ये कहानी लिख सकते हैं। यहां मैं ये भी बोल के रखूं ऑल्सो कॉस ऑफ 5 तो पावर फैक्टर है। देखो कॉस ऑफ 5 बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस मेरा आई है बाय बेस मेरा वी आर है और हाइपोटेन्यूज मेरा वी है, यानी जो मेरे पास कॉस 5 आएगा वो आएगा बेस वी आर बाय सारा वी, पर वी होता है आई इंटू आर और ये भी आएगा आई इंटू जेड। देखा ये पूरी एलसीआर सर्किट में ये खाली रजिस्टर में आई और आई कैंसिल हो गया, मींस
कॉस ऑफ फाई पावर फैक्टर होता है बराबर आर बाई जेड के बराबर भी। ठीक, देयरफॉर याद रखिए हम ये भी लिख सकते हैं जो एवरेज पावर होता है वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, कॉस ऑफ फाई का वैल्यू हम आर बाई जेड लिख सकते हैं। ठीक है ना, मगर हमें पता है V होता है I इंटू आर, यहां V आएगा I इंटू जेड, तो ये वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तो मैं वी आर एम एस का वैल्यू डाल सकता हूं आई आर एम एस इंटू जेड, वो आएगा आई आर एम एस इंटू जेड, जेड जेड कैंसल, वो आएगा आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू भी है। ये भी एवरेज पावर के लिए और एक फॉर्मूला निकली, यहां पर दो फॉर्मूला और निकली। ठीक है ना, इसके बाद मेरे पास डिफरेंशियल है वाटलेस करंट। वाटलेस करंट जो है it is that component of IRMS, या IRMS का वो कंपोनेंट है which consumes no power, जो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है, यानी वाटलेस नो पावर। इट इज गिवन बाय यानी आई वाटलेस इज गिवन बाय IRMS साइन ऑफ फाई। इसको प्रूव भी किया जा सकता है लेकिन प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दैट मींस वी कैन प्रूव दैट IRMS का जो साइन फाई होता है वो वाटलेस होता है, वो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता। मैं यहां प्रूव नहीं करूंगा, अलबत्ता दो पॉइंट्स ऐड करूंगा। फॉर प्योर इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट के लिए फेज डिफरेंस होता है 90, चाहे लीड करंट करे लैग करंट करे, दो में से, तो साइन ऑफ 90 होता है 1। इसका मतलब यह है जो आई वाटलेस आएगा वो IRMS के बराबर है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा क्योंकि ये 1 है, 1 इंटू IRMS से IRMS, अगर मैं बोलूंगा फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट मैंने बोला वो 0 होता है। अब साइन ऑफ 0 0 आएगा, मीन उसके लिए वाटलेस करंट 0 आता है। ये कभी अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वाटलेस करंट फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज 0। इसका मतलब ये है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में IRMS का कोई कंपोनेंट ऐसा है ही नहीं जो पावर कंज्यूम ना करे। यानी प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में सारा IRMS ही वाटलेस है। सॉरी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में IRMS का कोई कंपोनेंट ऐसा है ही नहीं जो पावर कंज्यूम ना करे, बिकॉज रेजिस्टिव सर्किट पावर कंज्यूम करता है। और कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट नॉट पावर कंज्यूम नहीं करता है, वहां पर सारा IRMS ही ऐसा है जो वाटलेस है, यानी IRMS ही यहां वाटलेस है, सारा आई वाटलेस है, यानी सारा IRMS पावर कंज्यूम नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज चोक कॉइल? चोक कॉइल देखिएगा, इट इज एक्चुअली a series LR सर्किट। ये एक सीरीज LR सर्किट है जिसका काम क्या है? इट इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट। ये करंट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज होता है। इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस। अब वजह है इसकी लो रेजिस्टेंस क्यों होनी चाहिए? टू अवॉइड पावर लॉस, बिकॉज रेजिस्टिव सर्किट पावर लॉस करता है, इसलिए रेजिस्टेंस कम रखो। मतलब मैं थोड़ा समझाता हूं, यहां पे आपको करंट बराबर होता है V बाई जेड, वो आएगा V बाई जेड। जेड का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, मगर यहां कैपेसिटर तो है ही नहीं, यहां खाली RL सर्किट है, यानी इंडक्टर और रेजिस्टिव सर्किट है, तो आएगा XL स्क्वायर। इसका मतलब है दैट इज टू कंट्रोल करंट। मैं करंट को कंट्रोल करना चाहता हूं, दैट इज मैं करंट को कम कराना चाहता हूं। करंट को कम करने का तरीका यह है, आप
आप जड़ को बढ़ाओ, आप जड़ को बढ़ाओ, आप जड़ को बढ़ाओ। जड़ को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो मैं आर बढ़ाऊं वरना मैं एक्सएल बढ़ाऊं। सिंस एक्सएल होता है बराबर ओमेगा इंटू एल, तो एक्सएल बढ़ाने का मतलब है मैं एल को बढ़ा रहा हूं। देखो मुझे जड़ को बढ़ाना है ताकि कंट्रोल करंट हो जाए, ठीक है ना, यानी करंट जो है वो कंट्रोल हो जाए। तो जड़ बढ़ाने का मतलब है या तो मुझे उस कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ाना वरना इंडक्टेंस। तो आई विल चूज दिस, एंड इसको प्रेफर नहीं किया जाता है, नॉट प्रेफर्ड। सर ठीक है, क्यों नहीं प्रेफर किया जाएगा? इसके बढ़ाने से तो जड़ बढ़ेगा और जड़ बढ़ने से करंट कम होगा, वो तो मकसद पूरा होगा, पर खाम एनर्जी लॉस हो जाएगी। बिकॉज ये रेजिस्टर क्या करता है, पावर कंज्यूम करता है, इंडक्टर पावर कंज्यूम नहीं करता, तो इसी को बढ़ाना नॉट प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ पावर लॉस। Therefore आर को हम करते हैं कम, यही मैंने बोला है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट। पहले बताऊंगा रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस इज कंडीशन, ये वो कंडीशन है व्हेन करंट बिकम्स मैक्सिमम। पहला पॉइंट, इन सीरीज एलसीआर सर्किट करंट बराबर होता है V बाई जेड, हम जानते हैं वो आता है V बाई जेड का वैल्यू आता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। दैट मीन्स दैट इज अगर एक्सएल एक्ससी के बराबर बनेगा, यानी कैपेसिटिव इंडक्ट रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर दोनों बराबर आएंगे, दोनों बराबर के ये टर्म जीरो आएगा, इसका मतलब है जेड मुझे मिनिमम मिलेगा। तब क्या होगा, ऐसी कंडीशन जब ओबी हो जाएगी मेरा जेड मिनिमम बनेगा, और जब जेड मिनिमम बनेगा और जेड मिनिमम का वैल्यू भी देखो, जेड मिनिमम बनेगा, इसका एक जीरो बनेगा, स्क्वायर रूट कैंसल, जेड मिनिमम का वैल्यू बराबर सिर्फ आर आएगा। एंड जब जेड मिनिमम बनेगा करंट मैक्सिमम बनेगा, करंट बनेगा मैक्सिमम, एंड करंट का मैक्सिमम वैल्यू मुझे V बाई जेड, मगर जेड का मिनिमम वैल्यू कितना आया था आर, तो V बाई आर बनेगा। एंड दिस इज कॉल्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं रेजोनेंस। अच्छा, ऑल्सो 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 मुझे चूंकि एक्सएल एक्ससी के बराबर है, मैं अगर यहां आई मल्टीप्लाई दे दूं, आई यहां मल्टीप्लाई दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई इंटू आर वी होता है, आई इंटू एक्स एल मुझे वी एल होता है, और आई इंटू एक्स सी मेरा वी सी होता है, आई इंटू आर मेरा वी आर होता है। यानी रेजोनेंस पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी सेम होता है। दैट मीन्स दैट इज नटशेल में रेजोनेंस इज अचीव्ड, ये तब अचीव होती है व्हेन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर बिकम सेम, और जब एक्सएल एक्ससी के बराबर आता है। ठीक है, फिर लिखा है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहां तो डेरिवेशन भी आएगी। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, एक्ससी होता है 1 बाई ओमेगा सी, मगर मैं यहां ओमेगा को डिनोट करूंगा ओमेगा नॉट, मीन इज द स्पेशल वैल्यू ऑफ ओमेगा वेयर ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। दिस कॉल्ड ओमेगा मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, ओमेगा नॉट मेरे पास रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकलेगी। यानी मेरा जो ओमेगा नॉट का स्क्वायर वहां जाएगा वो 1 बाई एल सी आएगा, और जो मेरे पास ओमेगा नॉट होगा वो 1 बाई रूट ऑफ एल सी आएगा। इसकी डेरिवेशन फिनिश। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कह सकता है। मुझे पता है ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, ओमेगा नॉट आएगा 2 पाई न्यू नॉट आएगा बराबर 1 बाई रूट ऑफ एल सी, तो मुझे न्यू नॉट निकालना है, वो आएगा 1 बाई 2 पाई रूट ऑफ एल सी। डेरिवेशन फिनिश। ये मेरे पास
रेजोनेंट रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये मेरे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। इसका ग्राफ बनाएंगे। अगर मैं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाऊंगा, मेरा ग्राफ ऐसे आता है। मीन्स जब मेरी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर आता है उस टाइम करंट मैक्सिमम आता है जो आई नॉट कहलाएगा। ठीक है, यहां पर मैं एक और पॉइंट मेंशन करके दूं आपको। कभी कभार आई नॉट बाई रूट टू भी आया होगा। ठीक है, ये आई नॉट बाई रूट टू खाली फ्रीक्वेंसी न्यू वन पे नहीं आया होगा, बल्कि दो फ्रीक्वेंसीज ऐसे होंगे जहां पर करंट का वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू आया होगा। इन दो फ्रीक्वेंसीज में जो डिफरेंस है, ये इस डिफरेंस को कहते हैं बैंड विड्थ ऑफ रेजोनेंस। इज इक्वल न्यू टू माइनस न्यू वन, यानी यहां से यहां तक न्यू टू है, यहां से यहां तक न्यू वन है। न्यू टू को न्यू वन कम कर लो, वो यहां से यहां तक बैंड विड्थ कहलाता है। ठीक है, और फिर बैंड विड्थ और बैंड विड्थ को हम निकालेंगे। फिर वहां ओमेगा न्यू वन न्यू टू से हम न्यू नॉट कैसे निकालेंगे, वो मुझे कहानियां डिस्कस नहीं करनी। यह आपके लिए बिल्कुल बड़ा खूबसूरत नोट सीरीज एलसीआर सर्किट का और उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की भी डेरिवेशन कंप्लीट हुई। व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस? क्वालिटी फैक्टर को और एक नाम दिया जाता है शार्पनेस फैक्टर। It is the ratio of voltage across inductor or capacitor to voltage across रजिस्टर। कब? जब सर्किट रेजोनेंस में होगा। जब रेजोनेंस में होगा तो VL VC के बराबर है, इसलिए मैंने बोला वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर वो सेम होगा तब, डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रेजिस्टर। यानी मेरे पास क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, चूंकि बराबर होते हैं रेजोनेंस पे, डिवाइड बाय R, डिवाइड बाय VR, इस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। देखो वो क्या आएगा, क्यू इज इक्वल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है बराबर I इंटू XL, यह आएगा I इंटू R, I और I कैंसल, तो क्यू का वैल्यू आएगा XL बाय R। यहां पे देखो क्यू का वैल्यू आएगा, XL होता है ओमेगा L, पर यहां ओमेगा नॉट है बिकॉज़ रेजोनेंस हो रही है, बाय आएगा R। तो ये क्वालिटी फैक्टर के लिए और एक फॉर्मूला बन गई। ऑल्सो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल, देखो ओमेगा नॉट अभी आपने बोला 1 बाई रूट ऑफ LC है, यानी ये आएगा 1 बाई रूट ऑफ LC। यहां RD है, यहां 1 बाई RD है, तो ओमेगा नॉट का वैल्यू भी आया। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा L। ठीक है, जरा L को भी रूट में लाओ, 1 बाई R है, L को भी रूट में आओ तो ये L स्क्वायर बनेगा, डिवाइड बाय है LC, एक L कैंसिल होगा, क्यू फैक्टर इज इक्वल 1 बाय R रूट ऑफ L बाय C। सो ये क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस के लिए डेरिवेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने चूज किए यहां पे। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? AC इंस्ट्रूमेंट मेजर RMS वैल्यू, यस ये करेक्ट है। देखो AC इंस्ट्रूमेंट जो है ना, AC इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास चाहे AC एमीटर होगा या वोल्ट मीटर होगा, या अल्टरनेटिंग करंट मेजर करेगा या अल्टरनेटिंग वोल्टेज मेजर करेगा, ये मेजर करते हैं RMS वैल्यू। यानी वोल्ट मीटर मेजर करेगा, AC वोल्ट मीटर मेजर करेगा VRMS और ये करेगा IRMS। दोनों को हम कहते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स भी। क्योंकि दे आर बेस्ड अपॉन
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसीलिए जो मीटर लगे होते हैं हमारे घरों के बाहर बिजली के, हमारे पास जो रीडिंग आती है वहां पर ये नहीं बोला जाता है कि आपने इतना करंट यूज किया है, वहां पर ये बोला जाता है कि आपने इतनी एनर्जी यूज की है। तो जो हमारे पास घरों में एसी है ना, हमारे पास दे ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर बेस्ड अपॉन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और याद रखा जाए जो डीसी एमीटर है ना, डीसी एमीटर मेजर करते हैं एवरेज वैल्यूज। पहला स्टेटमेंट, एसी इंस्ट्रूमेंट मेजर आरएमएस वैल्यू, तो सही है। दूसरा, एसी इंस्ट्रूमेंट्स आर बेस्ड अपॉन हीटिंग इफेक्ट करंट, बहुत सही बात है, यही तो मैं बोल रहा था। तीसरा, व्हेन एसी इज अप्लाइड टू डीसी एमीटर, यस, जब डीसी एमीटर मेजर क्या करता है, ये एवरेज वैल्यू मेजर करता है, ये एसी का एवरेज वैल्यू मेजर करेगा। और याद रखो, एसी का जो आई एवरेज होगा वो पूरे साइकिल के लिए 0 होता है, हाफ साइकिल के लिए ट्वाइस आई नॉट बाई पाई होता है। डीसी एमीटर मेजर करेगा एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए फॉर फुल साइकिल है, ये फॉर हाफ साइकिल है। तो पूरे साइकिल के लिए डीसी एमीटर की रीडिंग आएगी 0, बिकॉज डीसी एमीटर मेजर क्या करता है, एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू कितना है, 0। इसका मतलब ये है जो जब एसी इनपुट हम देंगे डीसी एमीटर की, उसकी रीडिंग 0 आएगी, ये भी सही है। 220 वोल्ट AC is more dangerous than 220 वोल्ट DC. Yes, 220 वोल्ट DC means 220 वोल्ट DC. लेकिन 220 वोल्ट AC या AV ऑल्टरनेट वोल्टेज, ये इसका आरएमएस वैल्यू है, यानी यहां पर VRMS का वैल्यू है जो है वो 220 है, और VRMS होता है V नॉट बाई रूट 2, वो आएगा 220, यानी V नॉट आएगा 220 इंटू रूट 2, वह तकरीबन 311 वोल्ट आएगा। ये 220 वोल्ट है तो ये 220 वोल्ट ही है, यहां पीक 311 आता है, इसलिए हम कहते हैं ये मोर डेंजरस है। और ये मैं बता कर दूं, जो हमारा ये इंडिया है, हमारे मुल्क में जो एसी है उसका जो आरएमएस वैल्यू है वो 220 है, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, मैं बोल के रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन फॉर द करंट की इक्वेशन दी है, हमें निकालना है उसका आरएमएस वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। देखो, इसको मैं कंपेयर करूंगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 के साथ। पीक वैल्यू कितना यहां पर है, 4, तो मुझे IRMS निकालना है। IRMS होता है बराबर I नॉट बाई रूट 2, I नॉट है 4, आएगा 4 बाई रूट 2। 4 बाई रूट 2 को लिखा जा सकता है इस तरह भी, मल्टीप्लाई रूट 2 डिवाइड रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया 2, 2 कैंसिल, यहां 2 बचा तो 2 रूट 2, यानी IRMS का वैल्यू 2 रूट 2 है। 2 रूट 2 फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है। अब दूसरा फ्रीक्वेंसी निकालना है। देखो, ओमेगा के बदले क्या है, ओमेगा के बदले है 100 पाई, ये ओमेगा टी है, खाली ओमेगा के बदले 100 पाई है, यानी ओमेगा के बदले है 100 पाई। मैंने बोला है फ्रीक्वेंसी निकालने, मैंने भी बोला ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी या 2 पाई इंटू न्यू, वो आएगा 100 इंटू पाई, पाई पाई कैंसिल आएगा, पाई पाई कैंसिल होगा, ठीक है ना, पाई पाई कैंसिल होगा तो न्यू आएगा 100 by 2, that's 50 hertz is the answer. So it is 2 root 2 50 hertz. This is the correct answer, option A. Third part, सीरीज एलसीआर सर्किट में मेरे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, अच्छा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू दिया है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू दिया है। हमें सोर्स कोई है जो 100 मिलीवाट है, यानी ये इसका VRMS का वैल्यू है। हमें निकालना है इसमें सर्किट में कितना करंट आएगा। देखो, करंट जो आएगा ना वो आएगा, करंट का मुझे RMS वैल्यू निकालना है। जब करंट की बात है तो करंट में मेजर कैसे करूंगा, मैं यहां मेजरमेंट दिया है करंट का, वो मैं AC एमीटर से करूंगा। वो कौन सा मेजर करता है, RMS वैल्यू, इसलिए मैं IRMS वैल्यू निकालूंगा। I बराबर यहां V बाई R नहीं V बाई Z, बिकॉज सीरीज LCR सर्किट है, तो यहां आएगा VRMS बाई Z। VRMS पता है मुझे, वो है 100 मिली वोल्ट, मिली हो गया 10⁻⁻3। अब Z निकालेंगे, Z का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ, मैंने बोला अभी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, वो आएगा R स्क्वायर, ये 1 ओम है, दैट इज 1 स्क्वायर,
प्लस XL का वैल्यू, XL का वैल्यू 1000 है, माइनस XC का वैल्यू भी 1000 है, होल स्क्वायर 1000 माइनस 1000 ये 0 आएगा, यानी वो बराबर आएगा ओनली 1, यानी इसका मतलब ये है z का वैल्यू 1 आया। एनीवे मैं बोल के रखूं, हालांकि मेरा आंसर निकला ये 1 आएगा, यानी वो आएगा 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर, वही आएगा 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर ऑप्शन नंबर 1 है। मेरा आंसर निकल के गया, लेकिन ये मैं बात मेंशन करूंगा। इसमें क्या आया, XL और XC, XL और XC सेम आया, इसका मतलब है ये सर्किट रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस में सर्किट बिहेव करता है एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। आंसर फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज LCR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 50 किलोहर्ट्ज, यानी ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 1/2 पाई रूट ऑफ LC, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ LC। ठीक, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम L को इंक्रीज करेंगे 2 टाइम्स, टाउन ही 2 टाइम्स है, यानी अगर मेरा नई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश वो प्रोपोर्शनल आएगा 1 नया L कितना है, इट इज इंक्रीज 2 टाइम्स, तो ये 12 आएगा। ठीक है, ये 12 आएगा, और कैपेसिटेंस डिक्रीज 1/8 टाइम्स, तो ये आएगा C/8, यानी वो प्रोपोर्शनल आएगा 1/L इंटू C, 2 1 2 4, रूट 4 इज 2 ऊपर जाएगा, वो प्रोपोर्शनल आएगा 2/√LC। देखो इसका मतलब ये है न्यू नॉट जो है डैश वो प्रोपोर्शनल है 2/√LC, मगर 1/√LC तो न्यू नॉट है, इसका मतलब ये है न्यू नॉट डैश बनेगा 2 टाइम्स न्यू नॉट, यानी ये नई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इनिशियल के डबल होगी। तो इनिशियल कितना था, इनिशियल था मेरे पास 500 किलोहर्ट्ज, वो आएगा 1000 किलोहर्ट्ज आंसर है। तो नई फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज विल बी 1000, आंसर फिनिश। लास्ट क्वेश्चन, हमारे पास एसी सर्किट है, 6 ओम रेजिस्टर है, मीन इसकी रेजिस्टेंस दी है, इसकी रेजिस्टेंस दी है। इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस मींस ये मेरे पास XL भी दिया है, कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस मींस ये मेरे पास XC भी दिया है, और क्वांटिटी इन सीरीज विद, अच्छा ये मेरे पास VRMS का वैल्यू भी दिया है। हमें निकालना एवरेज पावर। एवरेज पावर के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है, पहले मुझे निकालना है एवरेज पावर, ठीक है ना। एवरेज पावर के लिए कैलकुलेट एवरेज पावर डिसिपेट, मैं इसको 2-3 तरीके निकाल सकता हूं। चलो एक तरीका, अभी आपने एवरेज पावर निकाला था IRMS² इंटू R, ठीक है ना, IRMS² इंटू R। अब मैं पहले एक फॉर्मूला मैंने ये भी दिया, अब जो IRMS निकालेंगे वो आएगा VRMS बाई Z। VRMS दिया है दैट्स 100, Z का वैल्यू आएगा √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, वो आएगा 100 बाई रेजिस्टेंस है 6 स्क्वायर प्लस XL मेरे पास 12 है, माइनस 12 नहीं है वो 4 है, 4 माइनस XC मेरे पास 12 है, 4 माइनस 12 होल स्क्वायर, वो आएगा 100 डिवाइडेड बाई √6 स्क्वायर हो गया 36 प्लस 4 माइनस 12 इज -8 स्क्वायर हो गया प्लस 64, ये आएगा 100 बाई, ये आएगा √100 आता है 10, 100 बाई 10 दैट्स 10 मुझे, यानी मुझे जो VRMS का वैल्यू आया वो आया 10 यहां से। अब एवरेज पावर आएगा VRMS², सो VRMS बाई Z, तो ये मुझे किसका वैल्यू आया, ये मुझे VRMS का वैल्यू नहीं, ये मुझे IRMS का वैल्यू आया, ठीक है। तो IRMS² इज 10 स्क्वायर इंटू R, रेजिस्टेंस है 6, वो आएगा 100 इंटू 6, वो आएगा 600 व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।